मित्रों नमस्कार जोहार। मैं चंदन कुमार कौंडिल्य और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मेरी अगले वीडियो हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित होगी, तो आज हड़प्पा सभ्यता पर ही चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हड़प्पा सभ्यता तत्कालीन संदर्भों में सबसे विकसित और विशाल सभ्यताओं में से एक थी। और हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारे दिमाग में कई प्रश्न आते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहाँ के नगरों का विन्यास कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यहाँ के उद्योग, मनोरंजन, शासन व्यवस्था, लिपि और इनकी तकनीकी उपलब्धियां क्या थी। तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरे प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और तीसरा प्रश्न मित्रों कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, एकाएक ये सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में इन प्रश्नों के जवाब पाने, इनका विश्लेषण करने से पहले हड़प्पा सभ्यता की बातें कैसे आई, हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में कैसे आया, इस पर थोड़ी बातें कर लेना चाहता हूं। तो हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी शासन की जड़ों को मजबूत करने के लिए, यहाँ के लोगों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ की कला, संस्कृति और भाषा पर ध्यान देना शुरू किया था। इसी संदर्भ में मित्रों, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन अंग्रेजों ने 1861 में किया था और उस समय जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका प्रमुख बनाया था और अपना काम एएसआई ने प्रारंभ किया था। मित्रों, जब सर जॉन मार्शल एएसआई के प्रमुख बने और 1921 में और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब यह विभाग प्रकाश में आया। तब इस विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। इसका कालक्रम जो वैदिक युग से माने जाने की परंपरा थी, वो एकाएक कई सौ वर्ष पीछे चला गया। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट है कि अंग्रेजों को यह पचाना बड़ा मुश्किल हो गया कि भारत जैसे औपनिवेशिक देश में कभी विकसित सभ्यता पनपी थी। खैर, यह बात तो हड़प्पा सभ्यता की रही। हड़प्पा सभ्यता अब तो सामने आ चुकी थी और हड़प्पा सभ्यता का सामान्य ये परिचय रहा। अब बातें मुख्य विषय पर, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका विस्तार और भी अन्य प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी थी। तो मित्रों, बात हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की, आखिर क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही दिया गया। तो मित्रों, 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर ही इस सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसका उत्खनन हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता किया गया। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान में अवस्थित है। और मित्रों, इसके विस्तार की बात करें तो एनसीईआरटी इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान से भी ज्यादा क्षेत्रफल है। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता त्रिकोण के शेप में है इसके स्थल, और इसके सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और सबसे पूर्वी स्थल सुतकांगेंडोर, और सबसे पश्चिमी स्थल यूपी में आलमगीरपुर है। मित्रों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसे इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है क्योंकि इसके सांस्कृतिक और यहाँ के लोगों के दैनंदिन प्रयोग में कांस्य का प्रयोग बहुतायत में मिलता है। और जैसा कि आपको मालूम है, कांस्य का निर्माण ताम्र और टीन के उचित सम्मिश्रण से किया जाता है। मित्रों, अब इसके नगर विन्यास की बात करें तो नगर विन्यास की बात करने से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों की बात करते हैं, और इसके प्रमुख शहरों में 6 शहरों को गिनाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कही गई हैं, और इनकी बीच की कम से कम दूरी 483 वर्ग किलोमीटर मापी गई है। तो हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर अवस्थित था, वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन जो राजस्थान में है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है।
वहीं बनावली बनावली हरियाणा में है और चन्हुदड़ो चन्हुदड़ो सिंध प्रांत में है। तो मित्रों ये 6 शहर हैं। और इसके नगर विन्यास की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की नगर विन्यास की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 2 टीलों में विभक्त था। कहीं कहीं ये टीले नहीं पाए गए हैं, लेकिन अमूमन 2 टीलों में इसे विभक्त माना गया है। विद्वानों ने 2 टीलों में विभक्त माना है, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। इसके अलावा यहाँ नगर नियोजन विशेष प्रकार के रूप में थी। नगर में भवनों का निर्माण एक ग्रिड प्रणाली पर हुई थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरों को काटते थे, वहीं खिड़कियां सड़कों से पीछे खुलती थीं। भवन बड़े बड़े होते थे और भवनों में शौचालयों की भी व्यवस्था होती थी। इस तरीके से नगर विन्यास इसके बहुत सुव्यवस्थित और सुदृढ़ थी। अब बात मित्रों उद्योग धंधे और व्यापार की करते हैं तो तत्कालीन समय में सिंधु घाटी बेहद उपजाऊ क्षेत्र में था, भले ही आज यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र हो। मित्रों बदलती जलवायु ने वर्तमान में इसे बदल कर रख दिया है, लेकिन तत्कालीन संदर्भों में तत्कालीन दौर में यहाँ कृषि बड़ी अच्छी होती थी और कृषि इतनी अच्छी होती थी कि मिस्र आदि मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं से भी अधिक कृषि यहाँ विकसित अवस्था में थी। विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी में बाढ़ द्वारा जलोढ़ मिट्टी का स्तर लगातार बिछता रहता था। जैसे कभी नील नदी ने मिस्र की सभ्यता का पोषण किया था, वैसे ही सिंधु नदी ने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पोषण किया था। पशुपालन की बात करें मित्रों तो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि यहाँ बेहद ही और व्यापक रूप से इनकी पालन होती थी। कुछ पशु श्रद्धा के भी पात्र थे। मित्रों शिल्प और तकनीक की बात करें तो हमने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य में धातु कर्म की इन्हें बहुत अच्छी इनकी जानकारी थी। और हम जानते हैं कि कांस्य में ताम्र और टीन समुचित मात्रा में उचित मात्रा में मिलाकर कांस्य का निर्माण होता था। तो इन्हें इससे पता चलता है कि इन्हें तकनीक का भी बेहतर ज्ञान था। इसके अलावा यहाँ मन के बनाने के कारखाने थे, चूड़ियाँ बनाने के कारखाने थे, शंख की चूड़ियाँ आदि बनती थी। तो इससे पता चलता है कि इनकी कला, संस्कृति और शिल्प का ज्ञान इन्हें बेहद ही उत्कृष्ट लेवल का था और अद्भुत था। तो बात व्यापार की करें तो व्यापार 2 तरह से होते थे। एक तो आंतरिक व्यापार जो हड़प्पा सभ्यता के आपसी शहरों के बीच में हुआ करते थे, और एक बाह्य व्यापार जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे, और यह व्यापार फारस की खाड़ी के माध्यम से हुआ करता था। बात अब राजनीति पर आते हैं। विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में किन का शासन था, यहाँ पर कौन थे जो हड़प्पा सभ्यता को शासन करते थे, रूल करते थे। और मित्रों इस विषय पर विद्वानों का मानना है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर और धार्मिक स्थलों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन व्यापार यहाँ विकसित अवस्था में थी और व्यापार के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में वणिकों का शासन था, अर्थात व्यापारी यहाँ के शासक थे। बात महिलाओं की स्थिति पर हड़प्पा सभ्यता में की जाए तो कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मित्रों यहाँ ध्यान देने योग्य है कि वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता थी। इसके जस्ट उलट हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक और शहरी सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता यहाँ मानने के पीछे विद्वानों का कहना है कि चूंकि पर्याप्त मात्रा में सील मोहरों से स्त्री चिन्ह प्राप्त हुए हैं, वहीं मृण मूर्तियां स्त्रियों की पर्याप्त मात्रा में हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर इसके अलावा श्रृंगार प्रसाधन भी स्पष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की प्रधानता थी और इसे मातृसत्तात्मक की संज्ञा दी गई है। बात अब लिपि की करें तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि बेहद ही विकसित अवस्था में थी और इसका व्यापक प्रचलन था। दुर्भाग्य की बात है कि विद्वानों ने अभी भी हड़प्पा सभ्यता के लिपि
को डिकोड करने में सफलता हासिल नहीं की है और इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की कई बातें अनुमान पर आधारित हैं। और जब विद्वान हड़प्पा सभ्यता के लिपि को डिकोड कर लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करें तो उद्भव के कालक्रम में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं, लेकिन जो अधिक मत जिनके लिए पाई जाती है वो मत है 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व काल माना गया है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को के बीच में हड़प्पा सभ्यता परिपक्व अवस्था में थी। विद्वानों के बीच में यह भी विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था। तो इसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः देशी सभ्यता थी और द्रविड़ लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आर्य लोगों ने बसाया था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने यहां आकर बसाया था। हालांकि यह तो एक विश्लेषण का विषय है और एक लंबी बहस का विषय है। इस पर न जाकर परीक्षापयोगी दृष्टिकोण से ही बात की जाए तो उचित होगा। अब इसके पतन की ओर आते हैं तो मित्रों, पतन की बात पर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन व्यापक आगजनी की वजह से हुआ था, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि नरसंहार की स्थिति के कारण हुआ था और यह नरसंहार आर्यों ने किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और वहीं कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बनी। तो इन विभिन्न मतों पर विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होगी। फिलहाल यह हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त परिचय हुआ। तो मित्रों, अब आज इतना ही। इसके साथ ही विदा, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।